नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ कारणों से आरओ मेंस और इत्यादि परीक्षाओं के चलते एक छोटा सा ब्रेक था, फिर से हम लोगों ने शुरू कर लिया है। 5 क्लासेस इस सीरीज की पहले हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में उनको जरूर विजिट कीजिए। पूर्वावलोकन पढ़ने का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है ना। 1 घंटे में मैं आपको 60 से 80 प्रश्न तक करा देता हूं। 1-1.25 घंटे में हम लोग डेली कर लेते हैं। लगभग कंटिन्यू ये क्लासेस रहती हैं, है ना। आप चाहें भूगोल विषय का मैंने पूरा पूर्वावलोकन कराया ही है, उसको जाके देखिए, विजिट करिए। बहुत शानदार तरीके से पूरा पूर्वावलोकन हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग पॉलिटी का भी पढ़ेंगे। तो आज शासन प्रणाली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। लगभग 81 सवाल है। 4-5 सवाल हमें छोड़ने हैं जो झारखंड पीसीएस ने पूछे हैं। वो अजीब से ही पॉलिटिकल साइंस में घुस गए हैं, जनरल पॉलिटी पूछते पूछते। खैर, तो उनको मैं बता दूंगा। और ऐसे सवाल आपको पेपर में अटेम्प्ट भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलती होने की संभावना यहां से बढ़ती है। तो शासन प्रणालियों को समझेंगे, प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपको भेद बता दूंगा। फिर भी यहां कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं कि शासन प्रणालियों का मैटर है क्या। देखो, 2 प्रकार की शासन प्रणालियां आपको देखने मिलेंगी। एक शासन प्रणाली आपको मिलती है अध्यक्षात्मक, है ना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। एक शासन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी संसदात्मक शासन प्रणाली, या मैं कहूं संसदीय शासन प्रणाली। दोनों में क्या अंतर है? संसदीय शासन प्रणाली में जो सुप्रीम है ना, वो संसद सुप्रीम होगी। संसद सुप्रीम होगी, मतलब संसद के जो निर्णय होंगे वो माने जाएंगे। इसके विपरीत जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। ध्यान रखना, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं। यहां संसद सर्वोच्च होती है, यहां संसद सर्वोच्च होती है। आप सभी को एक विशेष बात और पता है क्या, कि शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका, अर्थात जो संस्था विधि का निर्माण करे। दूसरी होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, अर्थात जो इन नियमों को इंप्लीमेंटेशन में लाए, या इसको आम भाषा में हम मंत्री परिषद बोल देते हैं। तीसरी होती है न्यायपालिका, जो ये देखे कि ये सब संविधान के दायरे में ठीक चल रहा है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है ना, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी विधायिका के प्रति। इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया कि जाओ बेटा सामान ले आओ, तो पिताजी को पूछने का पूरा अधिकार है कि 10 रुपया कहां खर्च किए। वैसे ही विधायिका कह रही है कि हमने विधि बनाई है, तो हम कार्यपालिका से पूछेंगे कि हमारे द्वारा बनाई हुई विधि को कैसे आप कर रहे हो। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कहें, लोकसभा कहें या संसद कहें, इस बात को भी ध्यान रखना। और यहां क्या होगा? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा। इसके सिवा एक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों में यह है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में क्या होगा? यहां राष्ट्रपति सर्वोच्च है, तो यहां कोई भी मतलब राष्ट्रपति से ऊपर नहीं होगा। फिर यहां राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में होगा जनता द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष स्वरूप में होगा। अभी हम आगे प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं और क्लेरिफाई ये बातें कर दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है? कोई भी राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो 4 एलिमेंट एक राज्य में होने चाहिए। क्या? उसके पास एक भूभाग होना चाहिए, उसके पास एक भूभाग होना चाहिए। 4 बातें याद रखोगे। फिर उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। उसके पास सरकार होनी चाहिए, उसके पास सरकार हो, और उसके पास संप्रभुता हो, संप्रभुता हो। और इन चारों में मेरे से कोई कह दे कि मां साहब इन चारों में से एक चीज बताओ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं संप्रभुता के साथ जाऊंगा। 4 राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली सवाल है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। 4 भाग किसी भी चीज के होंगे, हम उसको राज्य कहेंगे। भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक व्यक्तियों का समुदाय यानी जनसंख्या है। यूपीएससी का सवाल है ऐसे कॉन्सेप्चुअल, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बिना संप्रभुता का क्या मतलब है? अपना प्रभु में स्वयं हूं, मेरे पे कोई भी बाह्य नियंत्रण नहीं होगा। तो संप्रभुता आ गई। निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता हो और सरकार हो, मतलब चारों चीजें विकल्प ए में है। अभी तक विकल्प ए मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं।
निश्चित भूभाग है, राजनीतिक रूप से संगठित लोग हैं, स्वयं पर शासन कानून व्यवस्था बनाए, लेकिन यहां कहीं भी संप्रभुता की बात नहीं की गई। फिर सी में बहुत से व्यक्ति, जो एक निश्चित भूभाग में तो बहुत नहीं समस्त व्यक्ति आएंगे, फिर भी भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, मतलब लोग हैं, सरकार हो गई, लेकिन कहीं भी संप्रभुता की बात नहीं कही गई है। तो इन सब में राज्य का अगर आपसे पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, दैट इज संप्रभुता, सोवेरेनिटी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अभी अभी मास्टर ने आपको बताया कि चारों भी दिए हों तब भी सबसे महत्वपूर्ण किसको मानोगे? संप्रभुता को मानोगे, है ना। संप्रभुता का सीधा सीधा मतलब है तुम्हारी जैनजी भाषा में मेरी मर्जी, तुम्हारी का मैं भी जैनजी हूं। खैर, मेरी मर्जी मतलब मैं जो चाहूं वो करूंगा। कौन कह रहा है? राज्य। राज्य के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, दैट इज सोवरेनिटी, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सामान्य बात है, ठीक है। राष्ट्रमंडल क्या है? ऐसे देशों का समूह जिन पर ब्रिटिश आधिपत्य किसी समय रहा था या जो ब्रिटेन की कॉलोनियां रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं, वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो संप्रभुता से समझौता भारत क्या कोई भी आधुनिक राष्ट्र नहीं करेगा, चाहे किसी में शामिल करो चाहे मत करो। तो राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य है, लेकिन उसके कारण संप्रभुता पे भारत की कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सही है, और माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, केवल एक सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? प्रधानमंत्री सर्वोच्च है? नहीं, वो किताबी बात आपसे पूछ रहा है, व्यवहारिक मत सोचो। कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि विधायिका कुछ भी बनाएगी संविधान के आलोक में बनाएगी, कार्यपालिका इंप्लीमेंटेशन करेगी, और विधायिका कुछ भी गड़बड़ करेगी तो उसके कान पकड़ के कौन घुमाएगा? न्यायपालिका। किसके आलोक में? संविधान के आलोक में, कि भाई ये काम संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए हम इसको मना कर देते हैं, इसको लागू कर देते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? मैंने शुरुआत में आपको दो शासन प्रणाली बताई, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो हमने कहां से ली है? ऐसा माना जाता है ब्रिटेन से ली है, पर ब्रिटेन से पहले भी भारतीय व्यवस्थाओं में संसदीय व्यवस्था थी, है ना। लेकिन अभी की पुस्तकों के हिसाब से आप संसदा ये अपने आप को श्रेय देने में एक लंबा समय, हमें एक लंबा अकादमिक संघर्ष करना पड़ेगा। खैर, अभी अपन याद रखते हैं संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से हमने ली है, और भारत की व्यवस्था कैसी है? संसदात्मक व्यवस्था है। वहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था किसकी है? यूएसए की। आम भाषा में दो बात इन दोनों में डिफरेंस करने में याद रखना। तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, शुरू में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आ रहा हो, दो बात याद रखना। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सामान्यतया सुप्रीम होती है। सर अभी तो आपने बताया संविधान, वो भारतीय व्यवस्था की विशेषता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होगी, एक बात। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा, राष्ट्रपति जो कहेगा वो होगा। इसके सिवा संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब तुम अपने पापा के प्रति उत्तरदायी होगे कि बेटा 10 का नोट खर्च कहां किया। वही पूरी विधायिका सारे सांसद मंत्रियों से पूछते हैं कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हम सबने मिलकर विधि बनाई थी उसको आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। सामान्यतया संसद के सत्र में इसी प्रकार की प्रश्नबाजी चलती रहती है। तो मतलब विधायिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। याद रहेगी बात, एग्जाम्पल जो दिया है, तुम पापा के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसे ध्यान रखना। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है ही, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न बहुत बने हैं, खूब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ज्यादा समय देकर आपको ये प्रश्न कॉन्सेप्ट समझाना उचित समझा। तो भारतीय व्यवस्था की बात पूछे तो संसदात्मक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखो प्रश्न आ गया, तुम खुद पढ़ के आंसर बताओ वीडियो को रोक के। अगर बता ले गए मतलब तुम वीडियो ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में मास्टर घुस रहा है। क्या है? न्यायपालिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण हो, कोई मतलब ही नहीं है।
कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, कोई मतलब ही नहीं है। कार्यपालिका का विधायिका पर नहीं, नियंत्रण किस पे होता है? कार्यपालिका पर। किसका नियंत्रण होगा? विधायिका का। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, दैट इज संसदात्मक शासन व्यवस्था। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना एकदम दिमाग की बत्ती जला के, क्योंकि सवाल इससे खूब बने हैं और आगे भी बनेंगे ही। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखो फिर वही बात पूछ ली, क्या होती है? संसद के सभी राजनीतिक दल सरकार का प्रतिनिधित्व होते हैं। सरकार में तो जो बहुमत वाला होता है सामान्यतः उसका प्रतिनिधित्व होता है। गलत। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, एक बार को मान सकते हैं। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, बात सही है, लेकिन यह संसदीय व्यवस्था की बात नहीं है, गलत। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो क्या हुआ? सरकार संसद, और संसद में भी पूछ ले किसके प्रति, तो ध्यान रखना लोकसभा या सामान्य भाषा में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। कैसे हटाई जाएगी? पूरी विधायिका सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक, सवाल अनेक। वाह सर वाह। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक शासन सरकार किस व्यवस्था, किस देश से आरंभ हुई मानी जाती है? तो मैंने अभी आपको एक प्रश्न के माध्यम से बीच में बताया था, ब्रिटेन से मानते हैं कि संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो किससे लगाओगे? ग्रेट ब्रिटेन, यूके से। वहीं अगर आपसे पूछ ले, आगे एक प्रश्न है, संसदात्मक की जगह पूछ ले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां से शुरू हुई मानी जाती है? तो आप क्या आंसर लगाओगे? यूएसए से मानी जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसद प्रणाली में एक विशेष अंतर है। एक बात, वहां जो राज्य का सुप्रीम है वो तो खैर गणतंत्र हो गया, फिर भी अंतर किस बात में है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद जो कहेगी, संसद ये भी कह सकती है न्यायपालिका को खत्म करो, समझो। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो किस बात में लगे कि हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है? हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू जैसा सिस्टम है, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर चेक एंड बैलेंस लगाती है, नियंत्रण करती है और बताती है क्या? वो बताती है कि कौन सी चीज संवैधानिक है या नहीं। हर चीज में बोलिए नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम संविधान से हटके कुछ भी करोगे तो जरूर डैश 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 कर देंगे। तो ये ध्यान रख देना। ठीक है, अब देखो किस बात में भिन्न है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये दोनों जगह है। अभी क्या क्या है मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं समझ लेते हैं। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका है मंत्री परिषद। सिंपल भाषा में याद रखो, कार्यपालिका कौन? जो काम का पालन करे। कौन से काम का? जो विधायिका ने काम बनाया, दैट इज कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, लेकिन हम राष्ट्रपति जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है? नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। तो ऐसे ही ये भारत में है। ब्रिटेन में क्या है कि वास्तविक प्रधानमंत्री परिषद है, जबकि नाममात्र का प्रधान राजा है। मतलब ये दोनों के यहां है, वास्तविक और नाममात्र के प्रधान दोनों के यहां अलग अलग है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह मतलब है कि एक किसी मंत्री से गलती हुई तो भैया पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। सर ऐसा होता तो है नहीं। लोकसभा में एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो समस्त सरकार चली जाएगी या मंत्री प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह मतलब है। द्विसदनीय विधायिका है, तो लोकसभा हमारे, राज्यसभा हमारे यहां भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन उनके यहां भी है। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था है, इसके आधार पर भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अलग है। न्यायिक पुनरावलोकन हम यूएसए की तरह फॉलो करते हैं, तो यूएसए और भारतीय व्यवस्था में साम्यता पूछ ले तो न्यायिक पुनरावलोकन, और यूएसए ब्रिटेन और भारतीय व्यवस्था में अंतर पूछ ले तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखोगे। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं आपको एक एक सवाल में एक एक 2-2 3-3 मिनट भी ले जाऊं, कॉन्सेप्ट बता के ले जाऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपका इस वाले चैप्टर से सवाल गलत नहीं होगा। सामान्यतः लोग चैप्टर ही छोड़ दें, बोले हटा कर लेंगे बाद में, लेकिन 80 सवाल हैं इसमें, मतलब परीक्षाओं में पूछे तो गए ही हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। पूर्वावलोकन का यही बेहतरीन तरीका है। बाकी आप लोग
कमेंट वमेंट किया करो, लाइक वाइक तो कर ही देते हो, कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, हाइप वाला आजकल यूट्यूब पे बटन है वो भी दबा दिया करो, और वीडियो को शेयर किया करो ताकि ज्यादा लोगों तक अच्छी चीज पहुंच पाए, तरीके से लोग चीजें पढ़ पाए। ठीक है, चलिए, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, अभी देख लेते हैं। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश में संसद सर्वोपरि है, मां साहब यही तो आप बता रहे थे, अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। किससे परिसीमित है? सर जुडिशियल रिव्यू से परिसीमित है या न्यायिक पुनरावलोकन से सीमित है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू से सीमित है। तो स्टेटमेंट एक सही है, यह अंतर है हमारे यहां। भारत में संसद किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं, यह भी बात सही है। भारत में तो ऐसा है ही कि संविधान से संबंधित कोई मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर तुम कुछ गलत कर रहे होगे तो उसमें काम कर सकता है, तो यह भी सही है। मतलब ये दोनों अंतर हमारे और ब्रिटेन की कार्यपालिका में है, जबकि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, संसद ने जो कह दिया वही सर्वोच्च है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये शब्द जहां भी आए गोला कर लो, दिमाग में रहेगा। संसदात्मक सरकार है भारत में, है सर। अध्यक्षात्मक सरकार है क्या? ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती हैं, तो बी भारत में नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, संघात्मक सरकार भारत में है। संघात्मक सरकार का क्या मतलब है कि सरकार एक तो सेंट्रल में है और स्टेट के पास भी सरकार से संबंधित पावर है, वो अपनी पावर का यूज करता है, बस हमने पावर क्या कर रखी है, बांट रखी है, तो हम संघात्मक सरकार हैं। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ए यूनियन, संघ है ना, भारत जो राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कथन सही नहीं है? देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत में है, प्रस्तावना कहती है। संसदीय पद्धति की सरकार भारत में है, हम इसी बात को तो बार बार पढ़ रहे हैं अभी तक। संघीय नीति, अभी तो मास्टर आपने बताया कि संघीय नीति है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, अब तुम कहोगे जी राष्ट्रपति तो हमारे यहां है, लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति अलग चीज है और राष्ट्रपति का होना अलग चीज है। राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति ही क्या होगा, वास्तविक और नाम मात्र का प्रधान दोनों ही राष्ट्रपति होगा, जबकि संसदीय पद्धति में इसके अपोजिट, संसदीय पद्धति में नाम मात्र का प्रधान तो राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रधान कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार हमारे यहां नहीं है। मैं राष्ट्रपतीय पद्धति कहूं या अध्यक्षात्मक सरकार कहूं, एक ही बात है। तो डी ऑप्शन जो है वो भारतीय सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, यह तो लोकतंत्र की विशेषता हो गई। क्या विशेषता होगी संसदीय प्रणाली की? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका कौन, इतनी देर से मास्टर बता रहा है, मंत्रिपरिषद लिख दिया उसने, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस बात को याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और याद रखना, कार्यपालिका दे तो विधायिका के प्रति, मंत्रिपरिषद अगर शब्द दे दे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यूपीएससी में एक बार इस सवाल पर लेकर डाउट हो गया था कि उन्होंने मंत्रिपरिषद को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बता दिया था। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और अगर शब्द कार्यपालिका लिखा हुआ है तो आप विधायिका लगा सकते हो। संसद फिर भी एक बार को अवॉइड करोगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, क्या है? वही जो अभी बताया, कार्यपालिका विधानमंडल स्वतंत्र होते हैं ना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार के अध्यक्ष निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी की फेवरेट थीम है ये आईएएस। ये आईएएस का एग्जाम क्यों लिखते हैं घटना चक्र वाले? भाई यूपीएससी का एग्जाम है, दैट इज नॉट आईएएस एग्जाम। ये इनको अगर कोई इनमें से इनका कोई सुन रहा हो तो कृपया करके नए संस्करणों में इसको शुद्ध कराएं। मैंने यद्यपि एक बार कंप्लेन की है इस चीज की, दैट इज नॉट आईएएस एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत के संदर्भ में यद्यपि बहुत अच्छे कंपाइलेशन घटना चक्र ने कर रखे हैं ना, गलतियों की संभावना उनमें बहुत कम है, फिर भी
भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? क्या सिद्धांत है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। देखो, बाहर से भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान, यहां राज्य का मतलब है सेंटर से, यहां राज्य का मतलब तुम उसे मत लगाना। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पीएम होता है। मतलब स्टेटमेंट 3 तो कंफर्म रॉन्ग है। जब मैंने 3 कंफर्म रॉन्ग कर दिया तो 1 और 2 ही बचे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल संसद के सदस्य सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन कोई आदमी संसद से बाहर का भी है वो भी मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी ही होगी। ठीक है, चलिए तो 1 और 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भाई फिर संसदीय व्यवस्था पूछ लिया। अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए मास्टर क्या बता चुका है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ढूंढो कहां है। विधायिका न्यायपालिका नहीं, विधायिका कार्यपालिका के प्रति तो उल्टा हो गया, नहीं। विधायिका कार्यपालिका स्वतंत्र है, गलत। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति नहीं, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब नहीं है, बल्कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते थे, अब तो 4 ही आने शुरू हो गए हैं। डी क्यों दिया है? राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाब दे, गलत। ऑप्शन नंबर ई होगा, याद रखना, इसको संशोधित कर लेना। ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की अंतर्निहित सिद्धांत की व्याख्या करता है। वही मंत्रिमंडलीय कह ले, संसदीय कह ले, ढूंढो क्या है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह भी गलत है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि बिल्कुल ठीक है। सरकार जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। अब जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो आपके एमपीज बैठे हैं विधायिका में, वो तो उनके प्रति उत्तरदायित्व है। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का साधन जिसके नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। जहां भी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आ जाएगी वो संसदीय या मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार का एक विशेषता होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 17 का। आगे चलते हैं। राष्ट्रपतीय पद्धति, अभी मास्टर ने बताई राष्ट्रपति पद्धति। अध्यक्षात्मक व्यवस्था पूछ ले, राष्ट्रपति पद्धति पूछ ले। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में होंगी? राष्ट्रपति के हाथ में होंगी। जबकि संसदीय पद्धति में क्या होता है? 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वास्तविक कार्यपालिका का हेड कौन होगा? पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की नाममात्र की और वास्तविक दोनों शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं आपसे पूछ रहा है। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था की यही परिभाषा है। संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, कोई दिक्कत ना। अध्यक्षात्मक लिखता है तो गलत होता। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल जनता में निहित है। जनता जिसको चाहे हटा सकती है, बैठा सकती है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है क्या? व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होंगी, एकात्मक और संघात्मक। संघात्मक व्यवस्था मतलब जहां राज्यों को भी कुछ पावरें दी गई होंगी। एकात्मक व्यवस्था मतलब जहां राज्यों के पास कोई पावर ना हो, सिर्फ एक यूनियन हो, एक ही आदमी सरकार चलाता हो, वो क्या है? वो एकात्मक सरकार है। एकात्मक कहे, एकीकृत शक्ति कहे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3 इसमें सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। जी सर। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। भाई संप्रभुता तो हर राज्य की विशेषता है, मास्टर ने वेरी शुरू में बताया क्लास के। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, आर्टिकल 38 घोषित करता है भारत को कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल ठीक है। मतलब चारों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। 1, 2, 3, 4 चारों इसमें ठीक है। आगे चलते हैं।
ये एक थोड़ी सी सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निकट भविष्य में ही उसका नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, तो आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आप चाहते हैं कि कोई ट्यूटर से आप पढ़ें, तमीज से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें बल्कि उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो, उसके साथ साथ आप जो भी पढ़ते रहें उसके लिए आपको टेस्ट देने की सुविधा हो, इसके अतिरिक्त परीक्षा से पहले परीक्षा जैसे 10-15 टेस्ट भी आपको देने को मिल जाए, तो आप डिकोड एग्जाम के आरओ एआरओ बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए है। बहुत शानदार तरीके से हमने ये सिलेबस डिजाइन किया है। जिस प्रकृति के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकृति के प्रश्नों का निरंतर इसमें समावेश किया गया है। आप चाहें तो इस बैच को बहुत शानदार ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस इस बैच की है, 2000 रुपए मात्र। इसमें आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हमने यद्यपि ये बैच टेलीग्राम पे 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है ना, फिर भी आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। पूरा तरह से रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार 1, 2, 4 क्लास डेली देख के अपना सिलेबस खत्म कीजिए, टेस्ट लगाइए। इससे शानदार तरीका और कुछ नहीं हो सकता है परीक्षा क्वालिफाई करने का। तो आप चाहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस कोर्स की जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। अब भारतीय राजतंत्र कह दिया उसने या फिर भारतीय सरकार कह ले, क्या विशेषता नहीं है। तो हमारे यहां संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्तावादी सरकार नहीं है। सत्तावादी सरकार का क्या मतलब है, सत्तावादी सरकार का मतलब है जिसकी सत्ता है वही रहेगी, चेंज होगी ही नहीं। तो अपन के यहां तो 5 साल पे चुनाव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। किससे केंद्र और राज्य सरकारें शक्तियां प्राप्त करती हैं। सर अनुसूची 7 शक्तियों का वितरण की बात करती है, मतलब संविधान से शक्ति मिली है, जाओ ये तुम ले जाओ, तुम्हारे किसी चाचा ताऊ ने हमको नहीं शक्तियां दी हैं। राज्य स्टेट से कह रहा है कि संविधान ने मुझे पावरफुल बनाया है। तो शक्तियां किससे मिलती हैं, भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, संसद कौन होती है, संविधान ने शक्तियां प्रदान की हैं। आपको भी संविधान ने अधिकार प्राप्त किए जिनको आप मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से उत्तर को कूट लीजिए। अभी देख लेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई समस्या है क्या, नहीं, बिल्कुल ठीक है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल ठीक है। अब कथन कारण में बीच में क्योंकि लगाओ, बात फिट बैठ रही हो तो सही व्याख्या है, नहीं है तो सही व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। लोकतांत्रिक देश तो इसलिए है कि जनता सरकार को चुनती है ना। तो ये दोनों कथन सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं है, मतलब विकल्प संख्या 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन अगर कहे दैट इज गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस में क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पारदर्शी होगा, जनता के प्रति जवाबदेहिता होगी, मतलब अच्छी अच्छी बातें सब सुशासन में होंगी। तो देखो जवाबदेही होगी क्या, बिल्कुल होगी। पारदर्शिता होगी क्या, होगी। कानून के नियम होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। रेड टेपिज्म होगा क्या, लाल फीताशाही किसको कहते हैं, लाल फीताशाही मतलब एकदम रेड कारपेट आपके लिए बिछी हुई हो और फलाना हो ढिमाका हो, अफसरों की लाल फीताशाही बोली जाती है। हर फाइल को लाल फीता में बांध देना, मतलब उसको डिले करना, ये सब सुशासन गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है। शुरुआती तीनों गुड गवर्नेंस की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तुमको क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट इत्यादि जरूर किया करो। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या होता है, जहां ज्यादा कमेंट लाइक्स होते हैं उस क्लास को प्रमोट करता है, तो आपको भी ये प्रमोशन करवाना चाहिए, है ना। मास्टर मेहनत करता है तो आपकी जिम्मेदारी भी है। बाकी एक वीकली करंट अफेयर्स की मैं क्लास चला रहा हूं, उस पर व्यूज कम आते हैं लेकिन वो बहुत शानदार कक्षा आपके लिए हो सकती है। मैं पूरे 1-1.25 घंटे में पूरे हफ्ते के करंट की 35-40 घटनाएं कराता हूं। उस क्लास का नाम साप्ताहिक चालीसा है। आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके जरूर देखिए उन क्लासेस को। 1 जनवरी से हमने वो क्लास स्टार्ट की है और निरंतर रूप से हर वीक का वो क्लास शेड्यूल आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, उन क्लास से एक पेपर लेके बैठना है और 35 घटनाओं को एक पेज में उतार देना है। मास्टर हर घटना पे मैं आपको ये बताता हूं कि ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज महत्वपूर्ण है, वो फैक्ट्स लिखते रहिए। एक पेज में आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। 4 हफ्ते के लिए 2 पेज लगेंगे, मतलब 2 दूनी 4 पृष्ठ। शानदार तरीके से पूरा महीना 4 पेज में कवर। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स वो है। ठीक है, चलिए
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के प्रबंधन की जो बात है वो कल्याणकारी राज्य करता है। अगर कमजोर के कल्याण की बात ना करता होता तो आरक्षण जैसी व्यवस्था ना होती। कल्याणकारी राज्य का मूल स्वरूप क्या है? हाशिए पर पड़े लोगों को भी समकक्षता में लाना, समानता में लाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य हर जगह है और हर अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है कि राज्य बिल्कुल सर्वत्र है ना। अब देखो ये झारखंड वाले इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछते पूछते पॉलिटिकल साइंस में घुस जाते हैं, यही गलत है। लेकिन फिर भी राज्य हर जगह है, यह कल्याणकारी राज्य की बात है। कम्युनिस्ट लोग तो कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की बात करता है। समाजवादी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है। राजनीतिक समानता की बात करते हैं। हम कम्युनिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, साम्यवाद को नहीं फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, क्या सही है? क्या बिल्कुल गलत है। भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, तो राजतंत्र जैसा तो हमारे यहां कुछ है ही नहीं, गलत। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत। कुलीन तंत्र क्या होता है? कुछ कुलीन लोग सत्ता में बैठे होंगे और वो सरकार चला रहे होंगे। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वाले चैप्टर में पूरे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, तो कॉन्सेप्ट आप सीखिए, मास्टर बैठा है आपको सिखाने को। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सत्ता का स्रोत संविधान है कि जनता है? अगर दोनों रहेगा तो आप जनता दिलाओगे। और इसमें राजनीतिक सत्ता पूछी है, तो राजनीतिक सत्ता कौन देता है लोगों को? तो जनता देती है, वो अपने मेंबर्स को चुन के भेजती है। राजनीतिक सत्ता अगर पूछेगा तो जनता देगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? किसका पूछ रहा है? अध्यक्षात्मक का। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, बिल्कुल यही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। क्या कार्यपालिका क्या होगी? एकल होगी। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, यह संसदीय व्यवस्था का लक्षण है मित्र, इसको भी याद रखना। ठीक है, संसदीय व्यवस्था का लक्षण है। अवशिष्ट अधिकार राज्य के प्राप्त होना संघीय व्यवस्था का लक्षण है, संघीय व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, लेकिन एकल कार्यपालिका, बार बार मैंने आपको चीख चीख के बताया, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एकल कार्यपालिका होगी, संसदीय व्यवस्था में डुअल कार्यपालिका होगी। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होगा, एक वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री होगा। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता पूछिए, दैट इज एकल कार्यपालिका, यूनिटरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है आपको बतानी है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, यह भी ठीक है। दो कैसे सही है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। हां, राष्ट्रपति सुप्रीम है, पर यह नहीं है कि संसद कोई भंग कर दे, ऐसा भी नहीं होगा, यह भी ठीक है। ऊपर वर्णित, अच्छा, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सारी बात होंगी, जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को नॉमिनेट करता है, और इस प्रकार की व्यवस्था में वो राष्ट्रपति अपने उनको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से माना जाता है? अब देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था का पूछे तो क्या लगाओगे? ग्रेट ब्रिटेन। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूछे तो आप क्या लगाओगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो प्रजातंत्र भारत में क्यों है? संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार है, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। तो बेसिकली तो प्रजातंत्र का मतलब यही है कि प्रजातंत्र मतलब तंत्र का पूरा निचोड़ जो है, तंत्र की पूरी शक्ति किसके पास है? प्रजा के पास है। अब देखो, इसको प्रजातंत्र कहना उचित नहीं है, इसको लोकतंत्र कहना उचित है। वी आर नॉट प्रजा, यू नो, वी आर नॉट प्रजा, वी आर लोक। तो लोकतंत्र उचित ज्यादा शब्द है। भारत में लोकतंत्र होना चाहिए। तो जनता के पास शक्ति है किसको? सरकार को चुनने और बदलने की, दैट इज लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र सबको साथ लेकर चलने, बल्कि जो निचले स्थान पर लोग हैं समाज से,
पिछड़ गए हैं सामाजिक व्यवस्थाओं से, समाज से, उनको भी समाज अपने साथ लेकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं को बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाएगा, ठीक है। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त थोड़ी बनाएगा। गतिशीलता दूरदर्शिता से बेहतर व्यक्ति को भी नहीं बनाएगा। समर्पित दलीय कार्यकर्ता को थोड़ी सशक्तिकरण प्रदान देगा, वो साधारण पुरुषों और महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करेगा। यही लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है। देखो गणतंत्र का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का, या मैं कहूं मतलब यहां राज्य का मतलब एक देश है। राज्य का प्रमुख जो होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, है ना। राज्य का प्रमुख को कौन निर्वाचित करेगी, जनता। ये किसका लक्षण है, ये एक गणतंत्र या रिपब्लिक का लक्षण है। आप कहोगे सर भारत में राज्य का प्रमुख कौन है, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन सर उसके डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन तो होते हैं। मान लो आपकी माताजी गृहिणी है और आपकी माताजी ने आपको पैसा दिया, मतलब आपके बापू ने आपको पैसा दिया। क्यों, क्योंकि माताजी को भी पैसा किसने दिया होगा, पिताजी ने दिया होगा। मैंने पहले ही कहा है डिस्क्लेमर लगा के आपकी माताजी गृहिणी है ना। अब स्यूडो फेमिनिज्म वाले मतलब इस पे अपोजिट मत करना, क्योंकि महिला अगर सशक्तिकृत है तो फिर महिला नहीं दिया होगा, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए तो मुझे कहना पड़ेगा ना। तो आपकी माता गृहिणी है, पिताजी ने उनको पैसा दिया, माता ने आपको दिया, तो डायरेक्टली आपको पैसा किसने दिया, आपको पैसा पिताजी से ही प्राप्त हुआ होगा ना। उसी प्रकार से हमने एमपी चुने, एमपी ने राष्ट्रपति चुना, मतलब हमने राष्ट्रपति चुना, तो राष्ट्रपति चुना जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। सवाल क्या पूछा है, गणतंत्र का अर्थ है, तो गणतंत्र में राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। आप ये बात याद रखोगे। सभी मामले अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। यही है, वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब शासन व्यवस्था में निरंतर रूप से चेंज आएगा, और वो चेंज कौन लाएगा, द वन एंड ओनली यू एंड मी, जनता। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसमें क्या है कि राज्य का अध्यक्ष क्या होगा, निर्वाचित होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देश स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, गणतंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। अंतिम सत्ता संसद में नहीं, संविधान में नहीं है या जनता में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राज्य का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है, और किसके द्वारा निर्वाचित होता है, वो आम जनता द्वारा निर्वाचित होगा। और राष्ट्रपति है तो वो डायरेक्ट भी निर्वाचित हो सकता है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित हो सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय है। संघीय व्यवस्था भारत में है। संविधान लिखित और अनम्य है, नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, ये एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, यह बात निर्धारित करती है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है। क्यों, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। भारत का संविधान कैसा है, कठोर है, नहीं। लचीला है, नहीं। ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुछ मामलों में हम एकदम लिबरल हैं, हमने राज्यों को पावर्स दे रखी हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम राज्यों की नाल कसते हुए भी दिखते हैं। जैसे घोड़ी कभी हांकी हो आपने तो घोड़ा खींचते हैं ना, बिल्कुल एकदम खिंच जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य अंतर क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया। देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व तो होगा ही। न्यायिक समीक्षा जो है, एक सवाल पहले भी पूछ रखा है, वो यूपीएससी में आया था, अब यहां है। न्यायिक जुडिशियल रिव्यू जो है वो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में नहीं है, हमारे यहां है। क्यों, क्योंकि उनके यहां संसद सर्वोच्च है, हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है। बात याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। हम एक संघ है, यूनियन है, बिल्कुल ठीक है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना भी की है, तो यह भी ठीक है कि शक्तिशाली केंद्र तो हमारे यहां है। भाई राज्य कोई भी गड़बड़ करेगा तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, शक्तिशाली केंद्र भी है, लेकिन दोनों बातों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब दोनों बातों का नहीं है। बातें दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
इसी के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना, ये 20-20 क्वेश्चन के सेट के बाद मास्टर एक ब्रेक ले आता है। खैर, अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा, अब तो सुनने में आ रहा है कि पद बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार जल्दी भी भर्तियां करेगी, तो यदि आप चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी आप करें और निर्देशित मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करें, आपको चाहिए कि आपको वीडियो लेक्चर चीज के मिले, आपको चाहिए कि पीडीएफ नोट्स मिले, आपको चाहिए कि आपको टेस्ट सीरीज मिले, सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए भी हम आपको तैयार करते हैं। प्रीलिम्स तो आपका जैसा होगा ही, प्रीलिम्स तो आप पास करेंगे ही, लेकिन मेंस उतना ही इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप मेंस की तैयारी हमारे साथ करिए, मेंस के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जब आप प्रीलिम्स में सफल होकर आ जाते हैं तो मेंस का डेडिकेटेड प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं। ना सिर्फ मेंस में हिंदी बल्कि जीएस की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और मेंस का लिखने वाला जो मटेरियल होता है उसका भी हिंदी में, साथ ही साथ एक एस्से का एग्जाम भी होता है, उस सब के लिए हम आपको निर्देशित रूप से गाइड करते हैं और हम आपको इस परीक्षा के लिए सफल होने में सक्षम बनाते हैं। इस बार का भी रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे डिकोड एग्जाम लगभग मेरा अंदाजा है कि 100 के आसपास हम सिलेक्शन देंगे, 50 प्लस तो है ही, कोई बात ही नहीं है, उतना तो हम श्योर हैं। मतलब पेपर देने के बाद ही जो हमारे विद्यार्थियों ने हमसे स्कोर साझा किए हैं उसके आधार पर ही। तो आप लोगों को से चाहिए कि आप लोग शानदार तरीके से इस परीक्षा की तैयारी कीजिए और डिकोड एग्जाम के साथ जुड़िए। आप चाहते हैं तो अभ्युदय बैच लिखकर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्युदय बैच, डिकोड एग्जाम का अभ्युदय बैच है, आप चाहें तो इन पर जुड़ सकते हैं, शानदार तरीके से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखो, दो अलग अलग बातें हैं, क्या कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे ही आपको दिखा कि ये गलत है, हम तो है संघीय राज्य भाई, जैसे ही दिखा आर गलत है फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सी के साथ ही जाओगे। अब भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि ये गलत है तो इससे ज्यादा सही इस प्रश्न का कोई और आंसर होगा नहीं और पुराना है, 1998 का, उस समय इतने वाद विवाद भी नहीं होता था। इसको गलत देखते ही कभी कभी आपको कम सही उत्तर के साथ भी जाना पड़ता है क्योंकि और कोई विकल्प आपके पास नहीं होता है। चलिए, 42वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि इसका स्वरूप संघीय है। मतलब भारतीय व्यवस्था में ऐसी कौन सी बात है जो यह बता रही है कि हमारा स्वरूप संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, ठीक है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ये कोई अनिवार्य विशेषता नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित, ऐसा होता ही नहीं है। मूल अधिकार से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि स्वरूप संघीय है। तो संघीय है मतलब संघ के अधिकारों की भी रक्षा होगी। वो कब हो पाएगी, जब न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता उसकी सुनिश्चित हो। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। क्या बात भारत के संविधान में संघात्मक बात नहीं करती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, संघात्मक बात है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। इकहरी नागरिकता तो एकात्मकता की बात है। देखो, भारतीय संविधान लिखित रूप से संघीय है लेकिन उसकी भावना जैसी है वो एकात्मकता की भी बात करता है। तो जो इकहरी नागरिकता है ना, वो संघीय व्यवस्था का लक्षण ना होकर वो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, यूनिटरी व्यवस्था का लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि हमारे यहां है लेकिन वो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में नहीं आया पिछला सवाल, मैं बताता हूं, आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे कुछ पुरुष होते हैं उनमें थोड़े बहुत स्त्रीत्व के गुण होते हैं, तो वो है तो पुरुष लेकिन उसमें थोड़े बहुत गुण हैं। ऐसे ही कुछ लड़कियां मर्दानी होती हैं, है ना, तो उनमें पुरुषत्व के कुछ गुण होते हैं। खैर, वैसे ही बात है। लिखित संविधान की एकात्मक तत्व कौन से हैं। संघीय भारतीय व्यवस्था में एकात्मकता की कौन सी बात है। देखो, राज्यपाल की जो नियुक्ति हो रही है वो क्या है, यूनिटरी पावर है कि भाई स्टेट का हेड होगा लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, मतलब उसके पास पावर है। एकात्मकता की बात है। तो इनमें से देखो 4 किस्में हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में 4 है, फिर भी 4 के बाद 6 है, यानी राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति दिया जा सकता है। कोई भी राज्य का विधेयक है, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, यह भी एकात्मकता का लक्षण है। और 7वां देख लो, क्या एक
एक सर्वोच्च न्यायालय है, जो भी एकात्मकता का लक्षण है कि राज्य का भी कोई भी कानून जो है अगर संविधान से इतर जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको गड़बड़ कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में फिर वही एकात्मक तत्व पूछे हैं? देखो, संघात्मक तत्व जिनमें सबको बराबर बराबर पावर मिल रही हो, एकात्मक तत्व जिनमें सेंटर को ज्यादा पावर मिल रही हो। देखो, राज्यपालों की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो संघीय तत्व हो गया, मतलब संघात्मक बात हो गई, एकात्मक नहीं हुई। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक है। फिर उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि इसका जनन कौन कर सकता है? सिर्फ राज्यसभा कर सकती है, तो यह भी अपने आप में एकात्मकता की बात है। तो यानी 2 और 5 देखो किसमें है, 2 और 5 इसमें है, बाकी किसी में 2 और 5 इसमें है, यानी 3 और 4 में से देखो क्या एकात्मकता है? राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 4 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन एकात्मकता की बात नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है ना, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल ठीक है। एकात्मकता झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, चलो मान लेते हैं। दोनों संघ तथा राज्य की विभागिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, ठीक है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। देखो, विधायकीय और वित्तीय शक्तियां तो विभाजित की गई हैं, लेकिन न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट होगा सिर्फ, है ना, और वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे फिर राज्य के कोर्ट भी होंगे, लेकिन उनका विभाजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। इस आधार पे 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तीसरा, दोनों संघीय तथा राज्य विधायिका, हाँ माफ कीजिए, राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न नहीं है। राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न नहीं है, क्योंकि राज्य की विधायिका को सेंटर की कुछ बातें माननी ही होती हैं, और राज्य अपनी मर्जी से एक्सट्रीम पावर का उपभोग नहीं कर सकता, मतलब संप्रभुता नहीं है। हम कहें उसके पास शक्तियां हैं, ओके, लेकिन संप्रभुता है, मेरी मर्जी, राष्ट्र राज्य ऐसा नहीं कह सकता। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, यानी 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है? है ना, एकात्मक व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय ले पाएगी, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं हो सकती एकात्मक व्यवस्था, है ना। एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों के लिए आदर्श हो पाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। छोटा देश है, आराम से आप उसको मैनेज कर लोगे। बड़े देशों को यूनियन सेंटर के माध्यम से जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही बात है, इतने 1 घंटे से यही समझा रहा था मैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, मतलब लोकतंत्र के ब्लड है एक तरीके से, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। बिल्कुल क्योंकि लगा के बात सही बन रही है भाई, वो जीवन रखते हैं। क्यों? क्योंकि खराब शासन होता है तो हम कहते हैं जी बीजेपी का शासन अच्छा ना चल रहा है, बाबा का शासन बहुत अच्छा चल रहा है, कांग्रेस का शासन अच्छा ना था, या कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा था। तो क्या होगा, हम शासन पार्टियों को जिम्मेदार भी मानते हैं। तो ये इसके लिए कारण सही है, मतलब ए और आर सही है और उसका सही स्पष्टीकरण है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो महात्मा गांधी भी दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं और जयप्रकाश नारायण भी दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे अगर विचार पूछे तो आप जयप्रकाश नारायण साहब के साथ जाएंगे, जयप्रकाश नारायण साहब के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से
एक राष्ट्र के निर्माण करना और राष्ट्रीय एकताओं को संरक्षित करना भी है। बिल्कुल सही बात है, हमने संघात्मक व्यवस्था इसलिए की है कि विविधताओं का संरक्षण हो सके और एक यूनियन के तौर पर हम जुड़े रहें। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रपिताओं का निर्माण हुआ है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि विविधताओं ने हमें कमजोर नहीं किया है बल्कि यूनाइट किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कभी कभी ये इनका क्रोनोलॉजी चेंज कर देते हैं, ये ऊपर कर देंगे ये नीचे कर देंगे। अब यहां बी में दिया है ये कि सही व्याख्या नहीं है, तो इस बात का भी आप थोड़ा विशेष ख्याल रखेंगे। आजकल ज्यादा होने लग गया है ना, तो मतलब सवाल गलत ना हो, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यद्यपि सिली मिस्टेक्स होती ही हैं, आपसे हर परीक्षा में होंगी, लेकिन आता हुआ सवाल सामान्यतः गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। हमारे यहां सनातन व्यवस्था है। सनातन का मतलब क्या है? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, मतलब आधुनिकता और पुरातनता का समावेश क्या है? सनातनता है। वही बात चल रही है कि राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन के लक्षण हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों, आधुनिक कार्यशैलियों और परंपरागत शैलियों, संत शैली सब कुछ है। इसीलिए हम क्या है, निरंतरता और परिवर्तनता का हमारे यहां सिद्धांत है। तो दोनों सही है और उसके कारण की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी हमने पढ़ा कि कमजोर वर्ग का हित राज्य करने का पूरा प्रयास करेगा, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार ये लोग हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ये ज्यादा दावेदार है क्योंकि भारत ऐसा बनकर उभरा है। बात बिल्कुल सही बैठ रही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? एक एक चीज को डिटेल में लिखा गया है। अनेक संविधानों के अनुभव हैं। विस्तृत प्रशासकीय, अब यहां प्रशासकीय शब्द गलत है, विस्तृत प्रावधान लिखते केवल, क्योंकि प्रशासकीय नहीं है, विधायकी भी है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसका कोई मतलब नहीं। संघ और राज्यों की सरकारों का संविधान है, सही है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं। इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी होगा, लेकिन प्रशासकीय शब्द नहीं होगा। इसमें विस्तृत प्रावधान है, ये शब्द होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी तब सही, इसीलिए स्टार लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन सरकार की प्रणाली क्या है? संघीय है, क्योंकि राज्यों को भी वहां शक्तियां मिली हुई हैं। तो बात बिल्कुल सही है। भारत में सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है। अब देखो, भारत में सरकार संघीय प्रकार की है, एकात्मक प्रकार की सरकार ना है भारत में, घोषित रूप से तो कम से कम नहीं है, गलत हो जाएगा। फ्रांस की सरकार संघीय नहीं है, एकात्मक है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता, वहां तो पता ही नहीं क्या सिस्टम है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? अभी देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयां राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम ना है, जबरिया है। जब हमारे भाग बन गए तो अब तुम अलग नहीं जा सकते, सहमति नहीं है, हमने आपको सहायता की है, नॉट सहमति। सहमति वाला सिद्धांत नहीं। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हां, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब भारत में जो एक बार जुड़ गया, उस राज्य को भारत से अलग होने की शक्तियां प्राप्त नहीं है। यह बात आप दिमाग में रखोगे। नीचे दिए गए कथन है, इनमें से एक ए है, दूसरे का कारण आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है ना। यह कहा है केसी व्हीयर साहब ने। नाम याद रखोगे, उनके नाम में लास्ट में व्हीयर है, तो व्हीयर को मैं व्हीयर को मैं व्हील चेयर कर लेता हूं, तो व्हील चेयर अर्धसंघात्मक, मतलब देखो अदरवाइज मत लेना, याद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो दिव्यांग प्रकृति के लोग होते हैं वो मतलब पूरी तरह से उनके दिक्कत है कुछ, तो वो अर्ध हो सकते हैं, और व्हील चेयर वाला भी वही कॉन्सेप्ट है, तो याद रह जाएगा केसी व्हीयर और अर्धसंघात्मक। खैर, भारतीय संघात्मक को अर्धसंघात्मक क्यों? क्योंकि इसमें संघात्मक के साथ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, तो ये देखो इसी कारण
से तो कहा जा रहा है। यहां कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति केंद्र के पास है, तब भी बात वही होती, इसीलिए अर्धसंघात्मक कह रहे हैं, है ना, क्योंकि सेंटर कंट्रोल करने की पावर वहां ज्यादा है। तो ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा, सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बी, एक मिनट, अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि, हाँ माफ कीजिए, मतलब अगर राज्यपालों का, बोल में सही रहा हूं लेकिन लगा गलत गया, राज्यपालों की नियुक्ति की बात आ जाएगी, अखिल भारतीय सेवाओं की बात आ जाएगी तो अर्धसंघात्मक कहेंगे। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका है तो न्यायपालिका का संघात्मकता से कोई विशेष लेना देना नहीं है। न्यायपालिका अलग चीज है, पूरा उनका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्यायपालिका अलग है ही। तो बात ये सही है, लेकिन ये अर्धसंघात्मकता का रीजन नहीं बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। अब देखो यहां कारण सही है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि ना तो पूरी तरह से एकात्मक है ना पूरी तरह से संघात्मक है, इसीलिए तो इसको अर्धसंघात्मक कहा जा रहा है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो अब देखो भारतीय संविधान कहता क्या है तो संघीय लगाते, नेचर पूछ रहा है नेचर क्या है तो संघीय एकात्मक, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। बहुत सारे एकात्मकता के लक्षण हैं, जैसे हमने देखा अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ऐसे ही अंशतः संघात्मक अंशतः एकात्मक, ऐसे ही प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, पेट भर के क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे क्यों न जाने लगता है ग्रेनमिल ऑस्टिन की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाएगा। ग्रेनमिल ऑस्टिन की पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई, इसका नाम है द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारत के संविधान पर लिखी गई पुस्तक है कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, तो इसको ध्यान रखना, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ही अपनी इस पुस्तक में सहकारी संघवाद नाम से भारतीय संघवाद को संबोधित किया है, सहकारी संघवाद। तो ये शब्द आपसे टर्मिनोलॉजी बार बार पूछी गई है ना। एक छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप चाहते हैं पीसीएस परीक्षा की पूरी तरीके से तैयारी करना तो आप डिकोड एग्जाम के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरा एकदम स्टडी प्लान बना के देते हैं, हर सब्जेक्ट के अन्य व्यवस्थाओं की तरह पीडीएफ नोट्स और क्लासेस हैं, आप जाइए आराम से पढ़िए। प्रीलिम्स कम मेंस के तरीके से पूरा बैच तैयार किया गया है, कंप्लीट ज्योग्राफी इस बैच में मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई है, तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, है ना। इस बैच के जो सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी आधारित है और तमाम प्रकार की इसमें विशेषताएं हैं, ये लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं, है ना। इसको अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लिखकर भेज सकते हैं कि मुझे पीसीएस बैच ज्वाइन करना है और वो आपको पूर्ण जानकारी दे देंगे। और इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप प्रीलिम्स में हमारे साथ रहते हैं, मेंस तक अगर हमारे साथ जाते हैं हम आपको पूरी डेडिकेटेड प्रैक्टिस कराएंगे। उसके अतिरिक्त अगर आप इंटरव्यू तक हमारे साथ पहुंचते हैं तो फुल फी रिफंड का भी इस बैच में, अगर आप चाहें तो फुल फी रिफंड ले सकते हैं। अभी 2026 के शुरुआत में टॉप 500 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस 6,000 रुपए है। शायद ये स्टूडेंट की संख्या पूर्ति हो गई हो, आप एक बार मतलब कॉल करके इस विषय में पूछ सकते हैं संस्थान के नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, तो अभी बताया अर्धसंघात्मक कहा व्हील चेयर केसी वियर, तो केसी वियर ने अर्धसंघात्मक कहा। ये सवाल ऐसे हैं कि खूब पूछे गए, सहकारी संघवाद अर्धसंघवाद। अब देखो शानदार प्रकृति का सवाल पूछ लिया मैचिंग में, यूपीपीसीएस प्री 2024 का सवाल है। सहकारी संघवाद अगर आपको पता है किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ए का 4 ढूंढो किसमें है, एक में ही है, आंसर मिल गया। फिर भी सौदेबाजी का संघवाद कौन कहेगा, मोरिस जोन्स कहेगा। सौदेबाजी का संघवाद मोरिस जोन्स। बी का 3 अर्धसंघात आपको पता है केसी वियर। सी का पहला और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आलिवर जेनिंग्स। अब देखो ये दोनों आपसे पूछ लिए हैं अलग अलग, सहकारी संघवाद और अर्धसंघवाद। अब क्या पूछा जाएगा, सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है, तो याद रखोगे सौदा कर रहे हो, मोरी का है, मोरिस, वो कह रहा है ना जोन्स का है। सौदा करने गए तुम दुकान पे 1 किलो आम लिए, मोरिस और जोन्स लड़ पड़े, वो कह रहा है मोरिस का है, वो कह रहा है जोन्स के हैं, 1 ही किलो आम बचे हैं ठेले के पास। याद रह जाएगी बात, आंसर पेपर में गिर गया ना तो तुम्हारे याद में रह जाएगा, मास्टर ने एक मोरिस नाम का लौंडा है, एक जॉन नाम का लड़का है, दोनों लड़ रहे हैं किस लिए, आम 1 किलो है कौन लेगा। तो सौदेबाजी चल रही है, सौदेबाजी का संघवाद है। ऐसे ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अब तुम में अगर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाएगी तो तुम क्या कहोगे, आइवर, मतलब मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, आई एम इंपॉर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूं, आइवर। तो आइवर जेनिंग्स को पकड़ोगे और सौदेबाजी
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघवाद से जोड़ दोगे। फिलहाल इसका आंसर सी है, लेकिन ये चारों आपको याद होने चाहिए, अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई मास्टर की क्लास पसंद आती है, मास्टर इतना चीखता रहता है, वो तुमको दिखता है, तो लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, सर को बार बार बोलना पड़ता है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। ये भी केसी अय्यर कह रहे हैं, क्योंकि कठोर और लचीले के संतुलन की जहां बात आएगी, अर्ध संघात्मकता की बात आएगी, और केसी अय्यर इस बात को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में न डाला गया है? भाई हमने संघात्मकता का तंग ढांचा ना लिया है, एकात्मक भी है, ये बात कहते हैं बी आर अंबेडकर साहब। बी आर अंबेडकर साहब, ठीक है, संविधान सभा के एक योग्य व्यक्ति बी आर अंबेडकर साहब। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत, अब देखो ये झारखंड पीसीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया है, ये इसका एग्जामिनर, अरे इंडियन पॉलिटी के प्रश्न दिए जाते हैं मास्टर साहब आपको बनाने को, मतलब गुल्ली उल्ली खा लेते हो क्या सवाल बनाने से पहले? झारखंड पीसीएस का सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंडियन पॉलिटी में छोड़ देना है ना? 3-4 सवाल हैं, छोड़ देने हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? अब देखो, विधि और स्वाधीनता, जितनी विधि ज्यादा होगी स्वतंत्रता उतनी सीमित हो जाएगी, जितनी कम विधि होगी स्वतंत्रता उतनी बढ़िया रहेगी। विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। याद रखना, अगर विधि नहीं होगी तो कोई भी किसी को मार देगा, किसी के भी कान पे टंटना बजाता हुआ चला जाएगा, स्वाधीनता डिस्टर्ब हो जाएगी भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही आंसर है कि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। आपकी स्वतंत्रता विधियों से निर्मित होती है ना? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा, क्या जरूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल की, है ना? इसको लेकर बच्चा और टेंशन में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता, पब्लिक एड के सवाल है, कोर पब्लिक एड के सवाल है ना? ये भी पब्लिक एड का सवाल है, छोड़ देंगे। तो जो हमारे काम के नहीं हम छोड़ दें, हम काहे परेशान हो, ठीक है? चलो, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ठीक है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, ठीक है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं, तो ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। सी ऑप्शन नहीं होगा। राजा वाजा की बात रिपब्लिक में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में राज्य का प्रधान जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है, जबकि राजतंत्र में या राजा जो है वंशानुगत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो गणतंत्रीय अवधारणा की विशेषता नहीं होगा। 5-7 क्वेश्चन और रह गए हैं। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में माना जाएगा? देखो, किसको माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि का शासन होगा, विधि के समक्ष समानता होगी, विधि का शासन मतलब कानून का शासन, है ना? सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, उल्टा दिया है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है कि सरकार हमारे प्रति उत्तरदायित्व है? सरकार हमारे प्रति उत्तरदायित्व है, हम सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हमने तुम्हें वोट देकर शक्ति दी है, आप हमारे प्रति उत्तरदायी हो। तो सी गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो होंगे ही विधि के शासन में, मतलब 1, 2 और 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान मुख्य प्रयोजन के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण उद्देश्य का निर्धारण करता है, राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, कोई मतलब नहीं। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। संविधान का होना, विधि का होना, सरकार पे लगाम लगाना है, सरकार को बताना है कि तुम इस रास्ते चलोगे, मतलब सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और उन पे सीमा लगाता है कि तुम्हारी शक्तियां यहां तक हैं, तुम पब्लिक के घर में नहीं घुसोगे। मतलब अब आदमी को सरकार ये नहीं बताएगी कि उसको बेडरूम में कैसा बेड बिछाना है ना, किस पोजीशन में सोना है, ये सब नहीं बताएगी सरकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए? उल्टी बातें कर रहे हो सरकार। संवैधानिक सरकार वो है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दे, ना कि राज्य को स्वतंत्रता दे। स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, इसीलिए आपके संविधान में आर्टिकल 32 दिया गया है कि सरकार आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है। तो संविधान मतलब सरकार पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल, लोकप्रिय, बहुदलीय, सीमित सरकार। लिमिटेड सरकार हो, संविधान में दिया हुआ हो कि सरकार कहां तक जा सकती है। सरकार तुम्हें यह नहीं बताएगी भाई साहब काली पैंट पहने दे,
क्यों पहनेंगे काली पैंट? मामा हमारा मन कर रहा सफेद पैंट पहनने का, कतई नहीं पहनना, है ना। तो ये सरकार का लिमिटेशन हो कि सरकार कहां तक जाएगी। सरकार आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं तक नहीं जा सकती, आपके फंडामेंटल राइट तक नहीं जा सकती, यह संविधान घोषित करता है। और यही संवैधानिक सरकार की विशेषता है कि उसकी शक्तियां सीमित होंगी। आगे चलते हैं। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली प्रणाली ना, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो ना, कोई सरकार जिसके प्रमुख ना, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, दैट इज संवैधानिक सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संवैधानिक सरकार का क्या मतलब है कि कोई सरकार जो संविधान की शक्तियों से परिबद्ध हो, लिमिटेड हो। अगला देखते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं? स्वतंत्रता पर सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? राजनीतिक शासकों की तानाशाही, नियंत्रण का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखना। नियंत्रण का कतई अभाव हो जाए ये स्वतंत्रता नहीं है। इच्छानुसार कुछ भी करना ना, स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर, यह स्वतंत्रता है। नियंत्रण के अभाव में तो तुम सड़क चलते मनचले बन जाओगे, कुछ और करने लगोगे, कुछ का कुछ करने लगोगे। तो स्वतंत्रता का, विधि का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, विधि का लिमिटेशन स्वतंत्रता है। स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर डी। बड़ा अच्छा सवाल यूपीएससी ने पूछा। समाज में समानता के होने का क्या निहितार्थ है? विशेषाधिकारों का अभाव होगा। समानता का मतलब यह है कि विधायक जी की गाड़ी जाएगी तो सारा ट्रैफिक रोका ना जाएगा, उसी ट्रैफिक में चलेंगे। विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, ये नहीं, विशेषाधिकारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यह समानता है। ठीक है, चलिए। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? क्या चीज है? न्यायिक पुनरावलोकन दोनों में है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। देखो भारत में तो केंद्र के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ऐसी शक्तियां जिनकी बात संविधान में लिखित रूप में नहीं की गई है। ऐसी कोई विधि आ जाए तो विधि कौन बनाएगा? अमेरिका में राज्यों को यह शक्ति है, इसलिए वो संघात्मक व्यवस्था है। भारत में यह शक्ति केंद्र के पास है, इसलिए भारतीय प्रकृति एकात्मक है। यूनिट संघात्मक होते हुए भी भारत की प्रकृति एकात्मक है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किसके हैं? भारत में। राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां कहां हैं? यूएसए में। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं, गलत हो गए। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, भारत में भी है और वहां भी है, वहां भी है, यूएसए में भी है। उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, हमारे यहां होते हैं, उनके यहां नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, केवल 3 होगा जो सही होगा। तो अच्छा सवाल यह है, ठीक है, ध्यान रखोगे। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? ये उस का मतलब बिंदु था। ये एआरसी की रिपोर्ट। शब्द कितना तगड़ा सवाल, क्यों पूछ रहे हो यार? इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछो, ठीक है। चलो, भारतीय संघवाद हो सकता है भाई, मैं खामा गरिया रहा हूं, वहां पब्लिक एड वगैरह हो। झारखंड पीसीएस का तो सिलेबस मैंने देखा नहीं है, आप में से कोई अगर वहां से देख रहा हो तो कमेंट करना। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो विविधताओं में एकता मतलब जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही होंगी सेंटर पे। अंतरराज्यीय परिषद है, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद भी इसी से संबंधित है कि राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, विविधताओं में एकता ये भी है। एकल भारतीय, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं है तो एकात्मकता का प्रतिनिधित्व, लेकिन बना कौन रहा है? राज्यसभा। और राज्यसभा कहां से आ रही है? राज्यों से आ रही है। मतलब राज्य राज्यसभा से आके, राज्यसभा में आके अखिल भारतीय सेवाएं बना रहे हैं, मतलब विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसको उत्तराखंड पीसीएस को, अरे सुन रहे हो ना घटना चक्र वालों, उत्तराखंड पीसीएस को यूके पीसीएस लिख दिया करो, इतना बड़ा होता है, आराम से शॉर्ट में आ जाएगा। अब कोई यूके का मतलब वहां का पीसीएस थोड़ी ना समझेगा। संभवतः अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय संघवाद की ओर खिसकी? केंद्रीयता से संघ। अच्छा देखो, 1970 तक, 1970 तक क्या हुआ? 1970 तक तो पूरी तरह से कांग्रेस की ही सरकारें थीं। 1970 से 80 के दशक में, 1970 से 1980 के दशक में क्या हुआ? कुछ राज्यों में उससे कांग्रेस से सरकारें अलग होने लगी। फिर आप देखते हो कि इंदिरा की सरकार, और इंदिरा की सरकार के बाद भारत में पहली कांग्रेस मुक्त सरकार बनी। तो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसका मामला कब? 1970 नहीं, 1980 का दशक होना चाहिए। अगर 70 से 80 है तो 80 का दशक या 70 का, एक बार देख लेना यार, है ना। 70 से 80 वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर बी 80
इन्होंने बी दिया है 70 का नहीं होना चाहिए, 80 का दशक होना चाहिए। खैर, इसको देख समझ लेना, मैंने आपको मूल समझा दिया है ना। तो आज की शासन प्रणाली वाली कहानी यहीं खत्म होती है। ये मास्टर की इंस्टा अकाउंट है @शिवम SHB27। टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं @शिवम SHB27। फेसबुक पर शिवम वार्ष्णेय के नाम से मैं हूं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से कुछ भी बात करना, समझना, बताना, समझाना, तो आप मुझे इस अकाउंट पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फ्री होते ही मैं आपको बताता हूं। भूल गए क्या था? स्क्रीनशॉट ले लो मास्टर के अकाउंट का। आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। पूरी शासन प्रणाली को हमने अच्छे से समझा, क्या क्या सवाल इससे पूछे गए इसको समझा। कॉन्सेप्चुअल क्लास थी आज की, आपने शांति से बैठ के समझी होगी तो आपको बड़ा मजा आया होगा। उम्मीद करता हूं जितनी ऊर्जाओं से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी ही सकारात्मक ऊर्जाएं आप भी मुझे प्रेषित करें, ठीक है। और इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर देके जाएं, लाइक साझा अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।